तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की आबादी दर्ज की गई? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। आपको याद है अभी हम लोगों ने 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया था। और वैसे 29 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं हम ये दिन? क्योंकि 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र जारी हुआ था। सेंट पीटर्सबर्ग ये स्थान कहाँ पर है? रशिया में। और इसमें क्या कहा गया था कि 2022 तक बाघों की संख्या को डबल करना है। और अभी इसी मौके पर हमारे जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री हैं अश्विनी कुमार, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, जिस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में बाघों की आबादी हर साल 6.1% की दर से बढ़ी है। और वर्तमान में भारत में कितने टाइगर हैं? तो आंसर होगा 3682। इस डेटा को जरा ध्यान से सुनना, इसमें मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा। इससे पहले मैं कुछ और फैक्ट आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में जितने भी टाइगर हैं उनका 75% भारत में है। मतलब सबसे ज़्यादा टाइगर भारत में है। पूरी दुनिया में अगर 100 हैं तो भारत में 75 है, मतलब 75% भारत में है। और भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? हमेशा की तरह मध्य प्रदेश, टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। कितने हैं मध्य प्रदेश में? 785। उसके बाद कर्नाटक का नंबर आता है, वहाँ पे है 563। और तीसरे नंबर पे उत्तराखंड है 560 टाइगर के साथ। आपको याद है प्रोजेक्ट टाइगर हमने शुरू किया था 1973 में। उस समय भारत में 268 टाइगर हुआ करते थे। अब आप देख लो 1973 में शुरू हुआ था, तो अभी प्रोजेक्ट टाइगर को पूरे 50 साल हो भी चुके हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में आपने कहा कितने हैं? 785। ये भी आपने याद रख लिया। लेकिन अगर प्रश्न एग्जाम में आ जाए कि बताओ किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा टाइगर है, तो उसने स्टेट नहीं पूछा, टाइगर रिजर्व पूछ लिया, तो फिर आंसर होगा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। देखो ये स्टैटिक प्रश्न बन सकता है, आ सकता है मान लो यहाँ से कुछ भी नहीं पूछे वो तो ये उठा ले कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो आंसर होगा उत्तराखंड। और एग्जामिनर ने क्यों पूछा ये प्रश्न? क्योंकि ये भी न्यूज़ में था। सबसे ज़्यादा टाइगर यहाँ पर है। कितने हैं? 260 है। ये जो भारत में टाइगर की जो गणना होती है ये हर 4 साल में होती है। लास्ट 2018 में हुई थी। उस समय भारत में टाइगर कितने थे? 2967। और अब वर्तमान में कितने हैं? तो उसमें एक डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पिछले साल आपको याद हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर उन्होंने भारत में कहा था कि मिनिमम 3167 टाइगर हैं भारत में। और अभी जो ये डेटा आया इसमें बताया गया कि मैक्सिमम टाइगर भारत में 3925 हो सकते हैं। तो मोदी जी ने मिनिमम बताया था 3167, मैक्सिमम अभी डेटा बताया गया इस रिपोर्ट में 3925। तो इसी रिपोर्ट में एवरेज डेटा बताया गया है कि एवरेज इतने हो सकते हैं, कितने? 3682। इसीलिए हो सकता है अगर कहीं आप रीड करो इसे तो आपको डेटा हो सकता है 3925 कहीं कहीं लिखा हुआ हो, वो मैक्सिमम डेटा बताया है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ एवरेज बता रहा हूँ 3682। और ये अलग अलग डेटा क्यों आ रहा है ये भी मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। तो 2-3 पॉइंट हैं इस प्रश्न से, आपको क्या क्या याद रखना है मैं आपको एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज करा दूं कि भारत में बाघों की आबादी हर साल कितनी दर से बढ़ रही है? तो 6.1%। 75% टाइगर भारत में है पूरे विश्व में से। सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। कितने? 785। और किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा है? तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड। कितने हैं? 260 है। और आप जानते हो अभी नवीनतम, भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा बना और कौन से नंबर का? ये 53 नंबर का है। ये उत्तर प्रदेश में बना है, रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। इससे पहले 52वां था रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो कि राजस्थान में है, बूंदी राजस्थान में। अच्छा ये बताओ TX2 अवार्ड किसे मिला था? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, जो कि है तमिलनाडु में। वैसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को, ये राजस्थान से है। और प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार कौन सा टाइगर रिजर्व टॉप पर है? तो आंसर होगा पेरियार टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? केरल में है। दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। तो इस प्रश्न में काफ़ी सारे स्टैटिक पॉइंट्स भी मैंने आपको बताया, रिपोर्ट को पूरा खोल के बता दिया, ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए। अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में लापता महिलाओं की सूची में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो ये रिपोर्ट जारी की है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने,
जिसमें बताया गया कि महाराष्ट्र लापता महिलाओं की सूची में सबसे आगे है। महाराष्ट्र में 2021 में 56,498 महिलाएं लापता हुई हैं। तो पहले इस मामले में पहले स्थान पे महाराष्ट्र है, तो दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। वहीं पूरे भारत में बात करें तो ये डेटा बहुत खतरनाक है, सुन के होश उड़ जाएंगे। कितना है? 3,75,058 महिलाएं लापता हुई हैं। महिलाओं की बात कर रहा हूँ, मतलब 18 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है उनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बच्चियों की तो मैंने बात ही नहीं की है। तो ये रिपोर्ट के अनुसार है, ये ध्यान रखना, डेटा मैंने आपको बताया। नंबर याद मत रखो, लेकिन इतना सा याद रख लो, पहले स्थान पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी ADR रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाले राज्य की सूची में पहला स्थान किसे मिला? तो आंसर होगा कर्नाटक को। अच्छा, इसी तरह से एक रिपोर्ट आई थी जिसमें हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो उसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहलाई रिपोर्ट के अनुसार। और अब ये रिपोर्ट आई है, ये विधायकों के लिए है, MLA के लिए है। इसे ADB ने जारी किया। ADB मतलब एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो एक पॉइंट तो इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी विधायक हैं, अगर उनकी एवरेज अपन निकालते हैं तो भारत में प्रत्येक विधायक की एवरेज संपत्ति आती है 13.63 करोड़ रुपीस। ये तो अपन ने एवरेज निकाला, ऐसा है नहीं। लेकिन सबसे अमीर कौन है, सबसे गरीब कौन है, वो मैं आपको बताता हूँ रिपोर्ट के अनुसार। तो पहले तो हम प्रश्न के अनुसार बात करें तो सबसे अरबपति विधायकों के मामले में कर्नाटक टॉप पर है, मतलब सर्वाधिक संपत्ति वाले विधायक ये कर्नाटक में है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। अच्छा, मेन मुद्दे पे आते हैं। सबसे अमीर विधायक कौन है भाई साहब, मतलब MLA साहब पैसे वाले? तो आंसर होगा D शिव कुमार। ये वर्तमान में कर्नाटक के डेप्यूटी CM हैं। इनकी संपत्ति कितनी है पता है? 1413 करोड़ रुपीस। अच्छा, वहीं अगर इसका उल्टा बात करें, सबसे गरीब विधायक कौन है? तो सबसे गरीब विधायक है निर्मल कुमार। ये पश्चिम बंगाल के हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना, सबसे गरीब मुख्यमंत्री वो पश्चिम बंगाल की थी ममता बनर्जी, उसी तरह से सबसे गरीब विधायक ये भी पश्चिम बंगाल के हैं, निर्मल कुमार इनका नाम है। संपत्ति बताए कितनी है? इनकी संपत्ति बताई गई मात्र केवल ओनली 1700 रुपए। अब इनके लिए तो फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में टॉप पे कौन है? तो टॉप पे तो इसमें वॉलमार्ट है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें 500 कंपनियों की सूची होती है। ये पूरी दुनिया से टॉप 500 कंपनियों की सूची। तो टॉप कंपनी तो अमेरिका की वॉलमार्ट है, सेकंड नंबर पे Amazon.com। इसमें भारतीय कंपनियों की बात करेंगे तो इन 500 में 8 भारतीय कंपनियों ने जगह बनाई है, जिसमें टॉप पे कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है भारत में, मतलब या इन 8 भारतीय कंपनियों में तो टॉप पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, लेकिन इस लिस्ट में ये 88 नंबर पे है। वहीं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 94 पे है, तो LIC 107वें नंबर पे है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नाम की बुक को अभी लिखा है, किसने लिखा है? तो आंसर होगा नीरजा चौधरी ने। तो वरिष्ठ पत्रकार है नीरजा चौधरी, इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। इस बुक में बताया गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री रही सोनिया गांधी की कई RSS नेताओं के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन उन्होंने संगठन और खुद के बीच सावधानी से दूरी बनाए रखी। तो नीरजा चौधरी ने लिखी है ये बुक, ध्यान रखना। बाकी भी डॉक्टर ओम प्रकाश कोल, इन्होंने राग प्रकाश नाम से बुक लिखी थी। रंजीत प्रताप एज द व्हील टर्न्स नाम से बुक लिखी। और देवाशीष चटर्जी कृष्णा द सेवेंथ सेंस नाम से बुक लिखी इन्होंने। तो ये नाम भी न्यूज़ में थे, इनको भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने मानसून नामक पुस्तक लॉन्च की? तो आंसर होगा अभय के। तो कवि व लेखक अभय के ने अपनी नई बुक है जिसका नाम है मानसून, इसको लॉन्च किया है। तो ये पुस्तक मेडागास्कर से हिमालय के श्रीनगर में अपने प्रिय के लिए कवि का हार्दिक संदेश देती है। आपको याद होगा कुछ समय पहले अभय के ने एक नालंदा नाम से बुक भी लिखी थी और अभी मानसून लिख दी है। अबे ऋषि राज कारगिल एक यात्री की जुबानी नाम से बुक लिखी। सारिका भारद्वाज अ फूल्स एनर्जी लिखी।
और टी.एन. शेषन थ्रू द ब्रोकन ग्लास नाम से बुक लिखी इन्होंने। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नाम से एक बुक है, इसको अभी रिलीज किया किसने? तो आंसर होगा हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। तो बुक का नाम याद रखना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई, और इसे रिलीज किया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। तमिलनाडु में अभी इसको लॉन्च किया इन्होंने। और बात करें अगर इसको लिखा किसने है, तो वाई.एस. राजन और डॉक्टर एपीजे नाजेमा ने, इन दोनों ने मिलकर के इस बुक को लिखा है। मतलब एक तरह से उनकी जीवनी, उनके जीवन के बारे में है ये बुक, जिसको लॉन्च किया अमित शाह ने। अब एपीजे अब्दुल कलाम जी से संबंधित कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊं तो ये हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 11वें नंबर के प्रेसिडेंट बने थे ये। सन 2002 से लेकर 2007 तक इनका कार्यकाल था। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हम इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसमें इन्होंने 5 मिसाइलें डेवलप्ड की। कौन कौन सी? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे भारत रत्न कहते हैं, वो मिल चुका है 1997 में। इन्होंने 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, जिसे आप ऑपरेशन शक्ति के नाम से जानते हो। और उड़ीसा में जो व्हीलर द्वीप है उसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पे रखा गया। और इनका जो जन्मदिन होता है ना, 15 अक्टूबर, उस दिन हम विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखी है, वो मैं आपको बताऊं तो एक तो मिशन इंडिया हो गया, एक इंडिया 2020 हो गया, विंग्स ऑफ फायर हो गया, और इग्निटेड माइंड्स। ये कुछ बुक्स हैं इनकी, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना ये कहाँ पे की जाएगी? तो आंसर होगा झारखंड में। तो अभी झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, अभी इन्होंने जमशेदपुर में देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले इंजन और बैटरी सिस्टम बनेंगे। और इनका निर्माण कौन करेगी? एक कंपनी करेगी जिसका नाम है ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि टाटा मोटर्स और एक अमेरिका की कंपनी है कमिंस, ये इन दोनों का संयुक्त उद्यम यानी कि जॉइंट वेंचर है। चलिए फिर बताइए, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित नेक्स्ट जनरेशन एमआरआई स्कैनर ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो ये है भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित किफायती, हल्का, अल्ट्रा फास्ट, हाई फील्ड वाला नेक्स्ट जनरेशन एमआरआई स्कैनर। एमआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है? ये भी एक प्रश्न हो गया। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसे अभी नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? तो हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। और इसको बनाने में लागत आई है 17 करोड़ रुपए। एमआरआई की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और ये एमआरआई स्कैनर में एमआरआई करवाते ना, एमआरआई कराने जाते तो मतलब कराते क्या इसमें, मोटी मोटी बात करें तो शरीर के अंदर की तस्वीरें लेने के ये काम आता है। जैसे हमारे सर में कोई चोट लग गई है या बोन्स में कहीं दिक्कत आ गई है, फ्रैक्चर वगैरह, तो उस मशीन के अंदर हमें डाला जाता है, फिर हमारी बॉडी का स्कैन होकर के डॉक्टर उसको देखता है और फिर बीमारी की पहचान की जाती है। और ऐसा ही काम सीटी स्कैन भी करता है। तो अगर मोटा मोटा अगर आपसे पूछे कि एमआरआई और सीटी स्कैन में मेन अंतर क्या है, तो ऐसे आप कह सकते हो एमआरआई में रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है, जबकि सीटी स्कैन में एक्स रेज का इस्तेमाल होता है। तभी कहते हैं डॉक्टर वगैरह, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो सीटी स्कैन वगैरह कम ही कराना चाहिए, क्योंकि बच्चे को ये इफेक्ट करती है एक्स रेज। अच्छा, सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ क्या हो गया? सीटी का मतलब क्या हो गया? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसी तरह से दो शब्दावली आप और पढ़ोगे, एक होता है ईसीजी और एक होता है ईईजी। ये भी अच्छा प्रश्न है। पहले तो फुल फॉर्म ही आ जाएगी। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये कार्डियो से ही समझ में आ रहा होगा, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ जिसे कहते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं जैसे कि, तो कार्डियो से हृदय यानी कि हार्ट के लिए है ये। और ईईजी मतलब होता है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम, ये मस्तिष्क के लिए होता है। तो ये भी आप ध्यान रखना, ये प्रश्न आते हैं साइंस में कई बार। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा भारत में। तो याद रखना, ये साउथ एशिया का पहला सेंटर है और वो भी भारत में है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो ध्यान से सुनो, अभी
IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये वही है जो रेड डेटा बुक जारी करता है। तो अभी इस संस्था के प्रजाति अस्तित्व आयोग के द्वारा भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के सहयोग से साउथ एशिया का पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल ये भारत में स्थापित होगा। और आपको बता दूं कि दुनिया में सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल का ये 10वां सेंटर होगा, जबकि साउथ एशिया का पहला होगा जो कि भारत में होगा। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसके द्वारा पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला जाएगा? तो आंसर होगा अमेजन इंडिया। तो अभी अमेजॉन इंडिया ने श्रीनगर में डल झील पर अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया। ये स्टोर कंपनी के आई हैव स्पेस डिलीवरी प्रोग्राम का हिस्सा है जो 2015 में शुरू हुआ था। तो अमेजन इंडिया के कंट्री हेड की भी बात करें तो उनका नाम है अमित अग्रवाल। देखो, डल झील की बात करते हैं। डल झील, इसे याद रखना पहला पॉइंट तो कि श्रीनगर का गहना इसे कहते हैं। और पूछे कि डल झील में तैरता हुआ ATM किसने खोला था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। चलिए फिर बताइए, हाल ही में अटलांटा ओपन का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा टेलर फ्रिट्ज ने। तो अटलांटा ओपन ये टेनिस का टूर्नामेंट है जिसे अभी अमेरिका के टेनिस प्लेयर टेलर फ्रिट्ज ने जीत लिया है। इन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अलेक्जेंडर वुकिच को हरा करके ये खिताब जीता। टेलर फ्रिट्ज इनके करियर का ये 6वां खिताब है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने टॉर्नेओ डेल सेंटेनारियो 2023 का खिताब जीता? तो आंसर होगा भारत ने। अब आपको अजीब सा नाम लग रहा होगा, टॉर्नेओ डेल सेंटेनारियो 2023। आपको पहले तो बता दूं, ये एक वुमेन्स हॉकी टूर्नामेंट है जो हुआ कहाँ पे? बार्सिलोना में। और हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भारतीय महिला हॉकी टीम ने इसको जीत लिया है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। और हमने किसे हराया? स्पेन को हराया। फिर बताइए, हाल ही में किसने बेल्जियम ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया? तो फिर से आंसर होगा मैक्स वर्स्टैपेन। तो फार्मूला 1 के चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन ने बेल्जियम ग्रैंड प्री फार्मूला 1 रेस को भी जीत लिया है। ये अब तो आपको याद हो गया होगा ना, रेड बुल के ड्राइवर हैं, नीदरलैंड के रहने वाले हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में US T20 लीग, जिसको कहते हैं मेजर लीग क्रिकेट, इसका पहला संस्करण अभी किसने जीता? तो आंसर होगा MI न्यूयॉर्क ने। तो बात कर रहे हैं US T20 लीग जिसका नाम है मेजर लीग क्रिकेट। ये इसका पहला संस्करण अभी हुआ। कहाँ पे हुआ? टेक्सास USA में। इसमें 6 टीमों ने हिस्सा लिया और इसको जीता किसने? MI न्यूयॉर्क ने, जिसके कप्तान कौन थे? निकोलस पुरन। और ये जो MI न्यूयॉर्क है ना, ये जो टीम है, इसका मालिक कौन है? तो रिलायंस की एक कंपनी है इंडिया विंस, वो इस टीम की मालिक है। जैसे भारत में जो IPL होते हैं उसमें मुंबई इंडियंस की मालिक कौन है? रिलायंस है ना, उसी तरह से। और इसको याद रखना भी आसान है, जैसे कि यहाँ पे है मुंबई इंडियंस और वहाँ पे भी ये MI हो गया, MI। तो ये तो याद रह जाएगा आपको। फिर बताइए, एशेज सीरीज 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा इंग्लैंड में। अच्छा, पहले तो ये बात याद रखना कि एशेज सीरीज, इसका संबंध क्रिकेट से है। किन के बीच होती है? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। और इस बार इसका आयोजन हुआ इंग्लैंड में। और विजेता कौन रहा? तो इस बार मैच टाई हो गया, लेकिन पिछली बार ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था। इसमें इंग्लैंड टीम के कप्तान रहे बेन स्टॉक और ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान रहे पैट कमिंस। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 अगस्त को। आपको याद होगा, केंद्र सरकार ने 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक के खिलाफ कानून पेश किया था, जिससे इस प्रथा को आपराधिक अपराध बना दिया गया। इसीलिए हम 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये आप याद रखना। फिर बताइए, विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 की थीम क्या है? तो आंसर होगा लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क। हिंदी में बोलेंगे तो आइए स्तनपान कराएं और काम करें। तो शिशुओं के लिए नियमित स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए हर साल 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, क्योंकि ये इनके स्वस्थ विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और माँ के दूध में एंटीबॉडीज भी होती है जो बच्चों को विभिन्न सामान्य बाल रोगों से बचाने में मदद करती है। तो 2 पॉइंट हो गए यहाँ से। विश्व स्तनपान सप्ताह यानी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, ये हम 1 से लेकर 7 अगस्त तक मनाते हैं। और इस बार की थीम क्या है?
आइए स्तनपान कराएं और काम करें। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व लंग कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 अगस्त को। तो हर साल 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इसे 2012 में मनाया गया था। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है, तो वो 4 फरवरी को होता है। और स्टडी ऑफ कैंसर कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। वैसे अभी 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे भी मनाया, जिसे आप WWW कहते हो। वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म होती है। तो 1989 में इसका आविष्कार किया था किसने? टिम बर्नर्स ली ने। और 1989 में इंटरनेट की शुरुआत भी होती है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य ने शासन के मूल्यांकन के लिए मुख्यमंत्री कमांड सेंटर को लॉन्च किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लाल बहादुर शास्त्री भवन में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य है सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लाभों को ज़रूरतमंदों और योग्य लोगों के लिए सुनिश्चित करना। और इसके थ्रू पुलिस सेवा, नगर निगम या यूं कह दूं कि विभिन्न सरकारी विभागों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। तो याद रखना, किस राज्य ने शासन के मूल्यांकन के लिए मुख्यमंत्री कमांड सेंटर को लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश ने। देखो, अभी उत्तर प्रदेश को एक आध दिन पहले हमने डिटेल में पढ़ा था, तो आज हम इसको यहीं पे रहने देते हैं और बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की? तो आंसर होगा हरियाणा। तो अभी हरियाणा सरकार ने ये प्राणवायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया। अब इसमें होगा क्या? तो राज्य में 75 साल से अधिक उम्र के पेड़ों की देखभाल व परवरिश करने वालों को पेंशन दी जाएगी। पेंशन के रूप में कितनी राशि मिलेगी? यही तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 2500 रुपये, लेकिन महीना नहीं, 2500 रुपये सालाना। तो मतलब अगर आप हरियाणा में रहते हो और आपके घर में, आपके आंगन में 75 साल पुराना कोई वृक्ष है, तो आपको उसकी देखभाल करने के लिए सरकार आपको 2500 रुपये देगी। और इस प्रकार की स्कीम लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। अब आप कह सकते हो कि इस योजना का उद्देश्य क्या होगा? तो पुराने पेड़ों की रक्षा और संरक्षण के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। अब आप सोचोगे अपने आंगन में जाकर के, यार ये पेड़ तो उग रहा है, लेकिन ये क्या 75 वर्ष पूरे हो गए क्या इसको? मतलब पेड़ की उम्र पता करने के लिए क्या करते हैं? कैसे पता करा जाए इस पेड़ की उम्र कितनी होगी? तो पेड़ की उम्र कैसे गिनी जाती है? तो उसके लिए पेड़ के तने में वार्षिक छल्लों यानी कि एनुअल रिंग को गिन करके उसकी उम्र पता लगाया जाता है। एक रिंग का मतलब 1 साल होता है, और इसे ही कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये शब्दावली भी याद रखना आप। चलिए फिर बताइए कि अभी हाल में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किसने मंजूरी दी है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश ने 1 अगस्त को जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य है राज्य को पानी पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स स्थल बनाना। ये नीति 10 सालों के लिए मान्य रहेगी। मतलब समझें कि राज्य में जितनी भी नदियां हैं, जितनी भी नहरें, जितनी भी झीलें हैं, उनका उपयोग करके पानी पर्यटन को विकसित किया जाए और जल संबंधित जो भी एडवेंचर्स होते हैं, जो भी खेल होते हैं, उन्हें डेवलप किया जाए। मतलब पानी के ऊपर बोटिंग वगैरह करो, पानी में कोई भी अगर बोटिंग रेस वगैरह होती है, जो भी खेल एडवेंचर होते हैं वो सब करो और पर्यटन को आकर्षित करो। ये इसका मतलब हो गया। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य की पछवाई पेंटिंग को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा राजस्थान। एक्चुअली में अभी कई प्रोडक्ट्स को, कई उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिसमें पहले हम अगर बात करें प्रश्न की, तो राजस्थान के नाथ द्वारा में बनाई जाने वाली ये पछवाई पेंटिंग है, जिसको अभी जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु के 3 प्रोडक्ट्स हैं। एक है जदेरी नाम कट्टी, ये हाई सिलिकेट खनिज से बनी मृदा है, जिसका उपयोग मंदिरों में होता है तिलक वगैरह लगाने में। एक है कन्याकुमारी मेटा केला। इस केले की खास बात क्या है? इसका जो निचला हिस्सा होता है वो मगरमच्छ के मुंह के आकार का होता है, इसलिए इसे क्रोकोडाइल फिंगर बनाना भी कहते हैं। और एक यहीं की है चेदी बट्टा साड़ी। तो ये तमिलनाडु के 3 प्रोडक्ट्स हो गए जिनको जीआई टैग मिला। इसके अलावा आगरा से चमड़े के जूतों को जीआई टैग मिला। कश्मीर के मुश्क बुदजी चावल को जीआई टैग मिला। जम्मू कश्मीर का
राचौरी चिक्करी लकड़ी शिल्प को जीआई टैग मिला। गोवा का ये बैंगन है अगसेची वेंगिम, इसको जीआई टैग मिला। एक गोवा के सत शिरो भेनो, जिसे ओकारा के नाम से भी जाना जाता है, ये गोवा की एक सब्जी फसल है, इसको भी जीआई टैग मिला है। फिर बताइए अभी हाल ही में राजस्थान के किन उत्पादों को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा उपर्युक्त सभी। एक्चुअली में अभी 7 और उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिनमें से राजस्थान के तो 4 हैं। अब वो कौन कौन से हैं चारों मैं आपको बताऊं तो एक तो है उदयपुर कोफ्तागिरी मेटल क्राफ्ट, एक है बीकानेर की काशिदाकारी शिल्प और बीकानेर के ही उस्ता कला शिल्प को। उस्ता कला क्या होता है? अगर राजस्थान के आप निवासी हो तो ये प्रश्न वैसे काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। उस्ता कला तो ऊंट की खाल पे जो चित्रकारी होती है उसे उस्ता कला कहते हैं, और उसी चित्रकारी को अगर आप चमड़े पे या किसी और चीज़ पे करते हैं तो वो उस्ता कला शिल्प हो गई, जिसको अभी जीआई टैग मिला है। तो ये बीकानेर के 2 हो गए, एक उदयपुर का देखा और एक जोधपुर की बंदेज शिल्प यानी कि क्राफ्ट, इसको जीआई टैग मिला। तो ये राजस्थान के भी 4 प्रोडक्ट हो गए। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के एटा जिले की जलेसर धातु शिल्प को, एक गोवा के मानकुराद आम को और एक गोवा बेबिंका को, जो कि एक तरह का हलवा है। इसे क्वीन ऑफ गोवा डेजर्ट भी कहा जाता है। तो अब इन 7 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला, तो ये आप ध्यान रखना। फिर बताइए अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने G20 एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन ये कहाँ पे किया? तो आंसर होगा जयपुर राजस्थान में। तो G20 एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 शिखर सम्मेलन ये अभी हुआ जयपुर राजस्थान में, और इसका उद्घाटन किया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। फिर बताइए अभी 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? तो आंसर होगा भारत। तो बात कर रहे हैं विश्व कॉफी सम्मेलन की, जो इस बार इसका 5वां संस्करण है। ये सितंबर 2023 में इसका आयोजन होना है। कहाँ पे? भारत में। और पहली बार ये भारत में होगा, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। और भारत में भी पूछे कि कहाँ पे, तो बेंगलुरु में। अगर बात करें इसका पहला जो सम्मेलन है ये हुआ था यूके में, 2001 में हुआ था। अभी लास्ट वाला चौथा हुआ था इथोपिया में, 2016 में ये हुआ था, और अब 2023 में हो रहा है भारत में। आप पूछोगे कितने कितने साल के अंतराल में होता है ये? तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन 4-5 साल के अंतराल में हो जाता है ये। ऊपर नीचे भी हो सकता है, मतलब कोई फिक्स नहीं है, तो आपको ध्यान भी नहीं रखना है। फिर भी वो तो मैंने आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दिया, पहला कब और कहाँ हुआ था, चौथा कहाँ हुआ था, और अब ये 5वां कहाँ होगा। और इस बार इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रोहन बोपन्ना को। अपने 5वां आपको याद रखना है, क्योंकि ये पहली बार भारत में हो रहा है, इसीलिए प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ। कहीं और देश में होता तो शायद इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता। तो भारत में हो रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है, और भारत में भी कहाँ पे हो रहा है? बेंगलुरु में हो रहा है, ये आप याद रखो। और इस बार इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया रोहन बोपन्ना को। अब ये भी याद रखो कि इनका संबंध किससे है। क्या पता वो एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न ही नहीं पूछे, सम्मेलन से संबंधित, वो आपसे डायरेक्ट पूछ ले रोहन बोपन्ना का संबंध किससे है। तो याद रखना टेनिस से है। और रोहन बोपन्ना उसने क्यों पूछा? क्योंकि ये न्यूज में थे। चलिए फिर बताइए हाल ही में G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा गांधीनगर में। तो अभी गुजरात के गांधीनगर में G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य है महिलाएं लीडर की भूमिका में आए और देश का विकास करें। चलिए फिर बताइए हाल ही में किसने उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? उल्लास नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया किसने? तो आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र के नए परिसर का उद्घाटन किया था। उसका नाम था भारत मंडपम। और हमने कहा था ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे G20 समिट भी होगी। याद आया? हमने कहा था जिसका आकार शंख की तरह है, याद आया होगा आपको। तो अभी वहीं पे हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उल्लास नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। देखो, उल्लास की फुल फॉर्म होती है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो इस अवसर पर शिक्षा मंत्री जी ने एक नारा भी दिया जो है जन जन साक्षर। तो ये उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन बुनियादी साक्षरता पहुंच की सुविधा देता है। और यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि ये एप्लीकेशन भारत भर के समुदायों में
निरंतर सीखने और ज्ञान साझा करने की संस्कृति को भी बढ़ावा देगा। तो सिंपल सा याद रखना है, उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन नाम से एक एप्लीकेशन को शुरू किया, लॉन्च किया? तो आंसर होगा असम ने। तो अभी असम सरकार ने वनों को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए अभी अमृत वृक्ष आंदोलन नाम से एक पहल शुरू की है, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसमें इन्होंने लक्ष्य रखा है सितंबर में एक दिन में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है इन्होंने, जो राज्य की हरियाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। अब इसमें क्या है, अगर आप मान लो असम में रहते हो तो इस एप्लीकेशन में आप अपने आप को रजिस्टर कर लो और पेड़ लगाओ, और पेड़ लगाते वक्त फोटो खींच करके इस एप्लीकेशन में आप अपलोड कर दो। इसके बदले में सरकार आपको 100 रुपये का इनाम देगी। तो इस तरह से इनका ये लक्ष्य पूरा होगा, एक दिन में 1 करोड़ पेड़ लगाने का, पौधे लगाने का। और वैसे असम सरकार ने लक्ष्य रखा है 2025 तक ये 5 करोड़ पौधे लगाएंगे। वैसे हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य ने जस्ट आस्क नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट लॉन्च किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड यानी कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की सहायता से जस्ट आस्क नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो जो भी किशोर हैं, जो भी एडल्ट हैं, अगर वो किशोरावस्था से संबंधित कोई विषय है, जैसे कि शरीर में परिवर्तन का होना, मासिक धर्म, गर्भावस्था, परिवार नियोजन और सेक्स से संबंधित अगर कोई प्रश्न उनके मन में है, और अगर आप किसी के सामने खुल के इन विषयों पर बात नहीं कर सकते, किसी पे इजीली ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो सही जानकारी देगा या गलत जानकारी, तो ये चैटबॉट आप ही के लिए है। यहाँ पे आप खुल के प्रश्न पूछो जो भी आपके मन में, तभी तो इसका नाम है जस्ट आस्क। खुल के पूछो मेरे भाई, खुल के पूछो। ये बिल्कुल फ्री है, चिंता मत करो। और यहाँ पे आपको बिल्कुल सही ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। और इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें 2 कैरेक्टर इस्तेमाल किए गए हैं। एक का नाम है ध्रुव जो कि लड़का है, और एक है दृष्टि जो कि लड़की है। ये आपस में बात करते हुए आपको जानकारी देंगे। तो प्रश्न में तो मैंने आपको इतना समझाया, लेकिन अगर सिंपल से एक लाइन में बात करें तो जस्ट आस्क नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। फिर बताइए, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया? तो आंसर होगा रतन टाटा। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा जी को पहला उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित करने का फैसला किया। ये अवार्ड पहली बार दिया जाएगा, तो इम्पोर्टेंट है प्रश्न, ध्यान रखना। रतन टाटा जी की बात करें तो इन्हें सन 2000 में पद्म भूषण मिला था, सन 2008 में पद्म विभूषण मिला। अब भारत रत्न मिलना बाकी, मेरे ख्याल से तो मिल जाना चाहिए इन्हें। बाकी अभी उन्हें ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविल ऑनर सम्मान भी मिला था, जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उन्हें मिल चुका है और अभी तक भारत का नहीं मिला। सोचने वाली बात है। तो उद्योग रत्न पुरस्कार की बात करें तो ये एक राज्य स्तरीय पुरस्कार है जो महाराष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाएगा। तो पहला ये मिलेगा किसे? रतन टाटा जी को। ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में NAAC यानी कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा गणेश कन्नबिरान। तो अभी प्रोफेसर गणेश कन्नबिरान ये अभी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के नए डायरेक्टर बने हैं। इसकी बात करें अगर हम राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण की, तो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है जिसे 1994 में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या है? देश में उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन के संस्थानों का मूल्यांकन और प्राधिकरण करना। तो अब इसके नए डायरेक्टर बन गए गणेश कन्नबिरान, नाम याद रखना। बाकी आप जानते हो, देखो पहले तो हम ये बात कर लें कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अभी इसके नए चेयरमैन बने थे कौन? M जगदीश कुमार। और इसने कुछ समय पहले जैसे कि ई समाधान पोर्टल, CU चयन पोर्टल और एक उत्साह नाम से वेबसाइट भी लॉन्च की थी। तो ये भी न्यूज़ में थे, ये मैंने आपको बता दिया।
बाकी अभी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल बने, उनका नाम मनोज यादव है। अभी इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल और कौन से नंबर के, 25वें नंबर के बने हैं राकेश पाल। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने हैं नितिन अग्रवाल। तो ये नाम भी न्यूज़ में ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसने CDMDF यानी कि कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा की? तो आंसर हो गया सेबी ने। CDMDF इंग्लिश में बोलोगे तो कॉरपोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड। तो अभी सेबी ने CDMDF की स्थापना करने की घोषणा की है और सेबी के द्वारा इसे बैक स्टॉप सुविधा के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे निवेशकों और कंपनियों को हेल्प मिलेगी। एक्चुअली में जब शेयर मार्केट गिरता है, मतलब मार्केट में जब पैनिक सिचुएशन आती है, तो उस समय लोगों का पैसा फंस जाता है, लोग पैसा लगाने से बचते हैं, तो लिक्विडिटी कम हो जाती है। पर अब CDMDF के आ जाने से ये कंपनियों और कॉरपोरेट डेट सिक्योरिटीज खरीदकर उन्हें पैसा देगा, जिससे बाजार में स्थिरता आएगी। तो CDMDF का मुख्य उद्देश्य यही है कि बाजार तनाव की स्थिति में यानी कि स्ट्रेस मार्केट के समय प्रतिभोगियों यानी कि पार्टिसिपेंट्स के बीच विश्वास पैदा करना। तो इसको लॉन्च करेगा सेबी। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य में सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू मनाया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो तमिल सांस्कृतिक समुदाय आदि पेरुक्कू के रूप में यह शुभ त्योहार मनाता है। इस उत्सव को पारंपरिक रूप से जुलाई के अंत में या अगस्त की शुरुआत में मनाया जाता है। इस बार इसे 3 अगस्त को मनाया गया, जिसका मुख्य ध्यान जल निकायों वाटर बॉडीज के प्रति आभार व्यक्त करने पर होता है, क्योंकि ये पूरा आदि महीना माना जाता है कि मानसून के मौसम की शुरुआत होती है। तो अगर एक लाइन में बताऊं तो ये मानसून महोत्सव है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है, जो तमिल माह आदि के 18वें दिन को आता है। तो ये उत्सव पानी के संरक्षण को बढ़ावा देने पर आधारित है। इतना सा लाइन याद रख लो बस।